गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग ने इसके पहले वाले टॉपिक में जो था उसमें हमने देखा था कि किस तरह से मध्यवर्गीय लोगों को मताधिकार से वंचित रखा गया था, या रूढ़िवादी जो थे उन्होंने किस तरह से आंदोलन को दबाया। कुछ इसमें हम लोगों ने नारीवाद के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से नारियों ने अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए किस तरह से उन्होंने आंदोलन के जरिए या क्लबों के जरिए जो था अपने मांगों को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया था। आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जर्मनी और इटली का निर्माण। बोल रहा है कि जर्मनी क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है। जर्मनी क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है। बता रहा है कि 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। 1848 के बाद यूरोप में जो राष्ट्रवाद जो था उसका जनतंत्र और क्रांति से वो अलग होने लगा था। बोल रहा है कि होने लगा राज्य की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया था। यूरोप की राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने हमेशा राष्ट्रवाद की भावनाएं जो थी उसका इस्तेमाल किया था, जिससे कि वो अपने राजनीतिक प्रभुत्व को बढ़ा सके। बुराई से उस प्रक्रिया में देखा जा सकता है जिससे जर्मनी और इटली एकीकृत होकर राष्ट्रराज्य बने थे। अगर हमें रूढ़िवादियों का तो अगर ये देखना है कि किस तरह से रूढ़िवादियों ने राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया था, अगर उस चीज़ को देखना है तो हम लोग जो है इटली और जर्मनी का किस तरह से वो एकीकृत हुए थे, किस तरह से वो एकजुट हुए थे, उस चीज़ को हम लोग समझ सकते हैं। बोल रहा है कि जैसा कि आपने देखा है कि राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्यापक थी। इसके पहले भी हम लोग बहुत बार ये पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रवादी जो सोच जो थी या राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जो थी वो सबसे ज़्यादा अगर किसी में देखी जाती थी तो वो थी मध्यवर्गीय लोगों में। बुरा उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। अगर हम लोग उनके बीच में राष्ट्रीय भावनाओं को अगर देखना चाहते हैं तो इसके पहले भी उन्होंने ये प्रयास किया था 1848 में, जिसके अंदर उन्होंने एक जर्मन महासंघ की स्थापना की थी। जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद बनाने का प्रयास किया था, मगर राष्ट्र निर्माण की ये उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकतों ने मिलकर दबा दी थी। बुरा कि उनका प्रासा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया था। ये बता रहा आपका कि राष्ट्र निर्माण की ये जो प्रयास जो उदारवादियों द्वारा की गई थी, इसे राजशाहियों ने और फौज जो थी उन्होंने उनके उद्देश्यों को पूरा करने से उनको रोक दिया था। उसके पश्चात प्रासा के जो बड़े बड़े भूस्वामी जो थे उन्होंने भी उनका समर्थन किया था। उसके पश्चात प्रासा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। प्रासा के जो बड़े भूस्वामी जो थे उन्होंने उदारवादियों की मदद की थी और बाद में चलकर उन्होंने जो एकीकरण का जो आंदोलन जो शुरू किया गया था उसका नेतृत्व भी संभाल लिया था। और इस आंदोलन का नेतृत्व करने का संभालने में सबसे प्रमुख थे मंत्री ऑटोमन बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया जो थी, इसमें अगर जर्मनी का एकीकरण का श्रेय अगर किसी को दिया जाता है तो वो दिया जाता है ऑटोमन बिस्मार्क को। हो रहा है कि ऑटोमन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था जिसने प्रासा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रासा को जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। हो रहा है कि उदारवादियों की मदद के लिए प्रासा के बड़े भूस्वामी जो थे उन्होंने जर्मनी के एकीकरण के लिए उनकी मदद की थी और बाद में चलकर इस आंदोलन का नेतृत्व ऑटोमन बिस्मार्क ने किया था। और
उन्होंने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्ध जो थी वो लड़ी थी और उसमें जीत प्राप्त की थी। जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रासा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी के सम्राट जो था वो घोषित कर दिया। इसमें ऑटोमन बिस्मार्क का जिक्र किया गया है जर्मनी के एकीकरण में, ठीक है, जो कि प्रासा के प्रमुख मंत्री थे जिन्होंने जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाई थी। और 18 जनवरी 1871 की सुबह बेहद ठंडी थी। जर्मन राज्यों के राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री ऑटोमन बिस्मार्क समेत प्रासा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्साय के महल में बेहद ठंडे शीश महल में हुई। सभा ने प्रासा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की थी। तो 18 जनवरी 1871 में एक नया जर्मन राष्ट्र बनाने का काम जो था वो शुरू किया गया था, जिसके अंदर ऑटोमन बिस्मार्क, उसके बाद राजकुमार जो थे, जर्मन राजकुमार, राज्यों के जो अलग अलग राज्यों के राजकुमार जो थे, सेना के प्रमुख प्रतिनिधि जो थे, ये सारे लोग जो थे वो एक जगह इकट्ठा हुए थे। जर्मनी में राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया ने प्रासा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाता है। अगर हम लोग जर्मनी को एक राष्ट्र राज्य के निर्माण में अगर देखें तो उसमें हम ये देखते हैं कि प्रासा जो है एक बहुत ही शक्तिशाली देश था जिसने जर्मनी के एकीकरण में मदद किया था। नए राज्य ने जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी तथा न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर काफ़ी जोर दिया। नया राज्य जो राष्ट्र राज्य बना, एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, जिसमें जर्मनी जो पहले बिखरा हुआ था, इन सारे राज्यों को जोड़कर एक राष्ट्र बनाया गया। तो सबसे ज़्यादा किसी चीज़ पे अगर काम किया गया तो वो था जर्मनी में चलने वाली मुद्राओं, मुद्रा के ऊपर, वहाँ की बैंकिंग के ऊपर, वहाँ की कानूनी और न्यायिक व्यवस्थाओं के अंदर आधुनिकीकरण लाने का प्रयास किया गया। हो रहा है कि प्रासा द्वारा उठाए गए कदम और उसकी कार्रवाई बाकी जर्मनी के लिए अक्सर एक मॉडल बना था। तो यहाँ पे जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को समझाया गया है। अब यहाँ पे आपको इटली के एकीकरण के बारे में बताएगा। हो रहा है कि जर्मनी की तरह इटली में भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था। अनेक वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। अगर हम लोग इटली को देखें तो जिस तरह से जर्मनी जो था उसका राजनीतिक विखंडन हुआ था, राजनीतिक बंटवारा था, अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था, ठीक उसी तरह से इटली जो था वो भी अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था और वंशानुगत राज्य थे। कई ऐसे राज्य थे जो वंशानुगत थे और बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, यानी इटली जो था अलग अलग 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिनमें से केवल एक सार्डिनिया पिडमाउंट में एक इटलावी राजघराने का शासन था। इन 7 राज्यों में से एक ऐसा राज्य था जिसके ऊपर सार्डिनिया पिडमाउंट जो थे, जो कि एक राजघराना था, उसका शासन था। उत्तरी भाग ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग के अधीन था, मध्य इलाकों पर पॉप का शासन था और दक्षिणी क्षेत्र स्पेन के बुर्बो राजवंश के अधीन था। तो यहाँ पे इटली के उत्तरी, मध्य और दक्षिणी क्षेत्र के बारे में जिक्र कर रहा है, जिसपे अलग अलग लोगों का अधिकार था। जैसे उत्तरी भाग में अगर देखा जाए तो वहाँ पे हैब्सबर्ग का अधिकार था, मध्य इलाके को देखें तो वहाँ पे पॉप का शासन था और दक्षिणी क्षेत्र में देखें तो वहाँ पर बुर्बो साम्राज्य जो थे उसका शासन था। इटलावी भाषा ने भी साझा रूप हासिल नहीं किया था और सब अभी तक उसके विविध क्षेत्रीय और स्थानीय रूप मौजूद थे। 1830 में के दशक में जोसेफी मैत्सिनी ने एकीकृत इटलावी गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। देखिए यहाँ पे जो मैत्सिनी के बारे में आया था, जिसने यंग इटली या यंग यूरोप के गुप्त संगठन का निर्माण किया था। बुरा उसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया था। 1831 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोहों की असफलता से युद्ध के जरिए
इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सिडनिया पिडमाउंट के शासक विक्टर एमुनल द्वितीय पर आ गई थी। ये बता रहा है आपका, इसके पहले मैंने आपको बताया कि इटली जो था वो 7 राज्यों में बटा हुआ था और उसके एक राज्य जिस पे सिडनिया पिडमाउंट के शासक जो थे या उनके वंशज जो थे उनका अधिकार था, उनका शासन चलता था। और उन्हीं में से एक जो थे जिनका नाम आपका दिया हुआ है यहाँ पर, विक्टर एमुनल द्वितीय, उस पे ये जिम्मेवारी आ गई थी कि वो इन बटे हुए राज्यों को कैसे जोड़े। इस क्षेत्र के शासक अभिजात वर्ग की नज़रों में एकीकृत इटली उनके लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावनाएं उत्पन्न करता था। अगर हम लोग देखें तो इसमें से जो अभिजात वर्ग के यानी शासक अभिजात वर्ग यानी जो शासक वर्ग थे, उनके नज़रों में इटली के एकीकरण का अर्थ क्या था? आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व को और ज़्यादा मजबूत करना। मंत्री प्रमुख काउर, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने में वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। इसमें देखिएगा, इसमें एक और आ जाएगा आपका, एक तो इटली के एकीकरण में दो का जिक्र करेगा, ध्यान रखिएगा। एक जोसेफे मैत्सिनी का क्या रोल था और दूसरा इसमें देखिए काउर के बारे में बता रहा है। ये भी तो आपका एग्जाम के अंदर इसमें से भी क्वेश्चन पूछता है कि काउर की क्या भूमिका थी इटली के एकीकरण में। तो काउर जो था जिसने इटली के एकीकरण में बहुत मुख्य भूमिका निभाई थी और उसने इटली के एकीकरण के लिए जो सारी आंदोलन था उसका नेतृत्व किया था। बोल रहा है कि ना तो एक क्रांतिकारी था और ना ही एक जनतंत्र में विश्वास रखने वाला। ठीक है, ये काउर के बारे में बता रहा है। इटलावी अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इटलावी भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था। फ्रांस से सिडनिया पिडमाउंट की एक चतुर कूटनीतिज्ञ संधि जिसके पीछे काउर का हाथ था। बोल रहा है कि सिडनिया पिडमाउंट जिसने फ्रांस के साथ एक संधि की थी और इस संधि में सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ था तो वो था काउर का। बोला सिडनिया पिडमाउंट 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुई थी। नियमित सैनिकों के अलावा जोसेफी गैरबैल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। ये बता रहा है आपका कि 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों के साथ सिडनिया पिडमाउंट का युद्ध हुआ था, जिसमें कई नियमित सैनिक के अलावा गैरबैल्डी जो था उसने भी इस युद्ध में हिस्सा लिया था काफ़ी बड़ी संख्या के साथ। 1860 में वे दक्षिण इटली और दो सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेन शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे थे। तो यहाँ पे बता रहा है कि सिडनिया पिडमाउंट जो था जिसने फ्रांस के साथ एक कूटनीतिज्ञ संधि की थी, जिसके इस संधि का श्रेय जो था वो काउर को जाता है। और उसके बाद 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों के साथ उसने युद्ध किया था और इस युद्ध में नियमित सैनिकों के अलावा जोसेफी गैरबैल्डी जो था उसने भी इस युद्ध में वो शामिल हुआ था और इस युद्ध में उसको सफलता भी प्राप्त हुई थी। जैसे इटली का जो दक्षिणी भाग था या दो सिसिलियो राज्य जो थे उसके अंदर वो लोग प्रवेश कर गए। स्पेनिश शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का उनको समर्थन भी प्राप्त हुआ था। वहाँ पे स्पेन का शासन जो था पहले से उनका अधिकार था और उसको हटाने में वहाँ के जो लोकल स्थानीय किसान जो थे उन्होंने भी उसकी मदद की थी। बता रहा 1861 में एमुनल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। 1861 में इटली का एकीकरण किया और उसका शासक जो था एमुनल द्वितीय को घोषित किया गया था। मगर इटली के अधिकांश निवासी जिनमें निरक्षरता की दर काफ़ी ऊंची थी अभी भी उदारवादी राष्ट्रवादी विचार से अनजान थे। दक्षिण इटली में जिन आम किसानों ने गैरबैल्डी का समर्थन दिया था उन्होंने इटलिया के बारे में कभी सुना ही नहीं था और वे मानते थे कि ला टालिया विक्टर एमुनल की पत्नी थी। इसमें ज़्यादातर इटली के ज़्यादातर ऐसे राज्य थे जहाँ पे लोग निरक्षर थे, पढ़े लिखे नहीं थे और उनको लगता था कि जो गैरबैल्डी के समर्थन जो उन्होंने दिया था उनको ये लगता था कि इटालिया के बारे में कभी सुना ही नहीं था। इटालिया जो कि देश थे
उसके बारे में उन्होंने कभी सुना ही नहीं था। उनको लगता था कि इटालिया जो है वो एमुनल दत्त की पत्नी है। ठीक है, चलिए आज इतना ही रहने दीजिए, कल पढ़ा जाएगा ब्रिटेन की अजीब दास्तान। कल मैं आपको इस टॉपिक से होमवर्क भी देना शुरू करूँगा। थैंक यू।